गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम लोग क्लास 10th का मैट्रिक बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्रैश कोर्स में। आज हम सामाजिक विज्ञान का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इतिहास का, वो भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम 3 वीडियो में 3 क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया है। आज हमारा जो चौथा जो हमारा क्लास है, चौथा जो वीडियो है वो है साइमन कमीशन पे। इस पे है साइमन कमीशन पे। तो साइमन कमीशन क्या है, ये क्यों आई थी भारत, इसका विरोध क्यों हुआ था, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो साइमन कमीशन जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1927 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। इस आयोग को, यह कमीशन यानी आयोग था जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए इस आयोग का, इस कमीशन का गठन किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1927 में, और यह भारत 1928 में आती है। इस कारण यहाँ पे जो कांग्रेस यहाँ पे थी, कांग्रेस के जो कांग्रेस दल के जो नेता लोग थे भारत में, वो साइमन कमीशन का विरोध किया। इसका सबसे बड़ा कारण बताया कि ये इस कमीशन में यानी साइमन कमीशन में सभी जो है क्या थे, अंग्रेज है। सभी जो इसके मेंबर है वो क्या है, अंग्रेज है। इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस का मानना था कि अगर सभी अंग्रेज इस कमीशन के मेंबर है तो हमारे लिए वो अच्छा शायद नहीं सोचे या अच्छा नहीं करे, इसलिए इसमें भारतीयों का होना जरूरी है, तभी हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। इसी कारण क्या किए थे, जो कांग्रेस थी वह क्या किया था, विरोध किया था साइमन कमीशन का। देखते हैं कि 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन हुआ ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आती है और पूरे भारत में क्या होता है, इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जाता है। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, यानी सब क्या थे, अंग्रेज थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में, यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। पूछेगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। पूछा जाएगा कि स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया, कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930। स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया और पूरे भारत के जनता से यह अपील की गई थी कि आप लोग संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, यानी लड़ाई करें, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो सभी भारतीय, ताकि हमें स्वाधीनता पाने में आसानी हो जाए। इस तरह से साइमन कमीशन को हम देख लिए। अब जो आगे है हमारा वो है अब देखते हैं नमक और असहयोग आंदोलन, दोनों में क्या था, क्या डिफरेंस था, क्या है दोनों में। तो इसमें देखते हैं, हम लोग नमक आंदोलन देखे थे, दांडी मार्च जो गांधी जी किए थे साबरमती से दांडी नामक स्थान पर, जहाँ पर जाकर उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को भंग किया था। असहयोग आंदोलन भी देखे थे जो 1920 में हुई थी। अब जो दोनों का 1930 में दोनों का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे आगे क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी थी। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के समक्ष कितने मांगे रखी थी, 11 मांगे रखी थी। इसमें से जो मांग था उसमें
उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। यह जो मांग थी, बहुत सारे मांगे थी महात्मा गांधी का, 11 उसमें मुख्य रूप से 11 मांग थी। और किस तबके के थे ये मांग, किस किस वर्ग के लोगों के लिए थी, तो उद्योगपति से लेकर के किसान मजदूर सभी किससे संबंधित यह मांगी थी, उनके लिए सुविधाएं मांगी जा रही थी। और क्या क्या था, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। और नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग सभी वर्ग के लोग करते हैं, चाहे वह धनी हो, उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, पूंजीपति हो, गरीब हो, मजदूर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, सब नमक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो नमक पे टैक्स बहुत था उस समय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी, जो आम लोगों के पहुंच से बाहर हो चुकी थी, काफ़ी महंगा था। तो महात्मा गांधी ने नमक बना करके नमक आंदोलन, नमक कानून को, टैक्स को खत्म करने के लिए क्या किया था, नमक कानून को भंग किया था। उसके बाद है लॉर्ड इरविन, इनमें से किसी भी मांग को मानने से तैयार नहीं थे। यानी जो 11 मांगे गांधी जी द्वारा की गई थी, 11 मांग, वह लॉर्ड इरविन जो है सो एक भी मांग को पूरा करने के लिए रेडी नहीं था। यानी मांग नहीं मानने के लिए बोला कि नहीं, मैं कोई भी मांग नहीं मानूंगा। उसके बाद देखते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई। यानी कब की गई थी, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा शुरू की गई थी। और कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल को। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 1930 में क्या किए थे, यात्रा किए थे। इतने दिनों तक पैदल चले थे महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ। अपना जो उनका जो साबरमती आश्रम था, वहां से लेकर के दांडी नामक जो समुद्री किनारा है, वहां तक उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ पैदल मार्च किए थे। और वहां पहुंचने के बाद क्या किए थे कि नमक बना करके और नमक कानून को भंग किया था। यह घटना कब हुई थी, 1930 में। अब आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौते की विशेषता। अब इन दोनों के बीच, गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था। उसमें क्या था वो देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो समझौता था वो है 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको याद रखना है, पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यानी दोनों में कब, किस तिथि को या किस वर्ष जो है समझौता हुआ था। तो तिथि यानी डेट भी याद रखना है और वर्ष भी याद रखना है। 5 मई 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। यानी इसमें समझौता हुआ कि जो गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत किया गया था, इस समझौते में यह कहा गया कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। अगला है पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की जाए। जो ब्रिटिश सिपाही था, जो अंग्रेजों का जो सिपाही था भारत में, उसके द्वारा जो नागरिकों पर, भारत के नागरिकों पर जो अत्याचार किया गया था, उसकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। यानी समझौता में यह भी शामिल था। अगला है नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाए। ये भी समझौता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था कि नमक पर जितने भी कर लगाए हैं, टैक्स लगाए गए हैं, सभी को हटा लिया जाए, क्योंकि नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु है किसी भी मनुष्य के लिए। अब है आंदोलन में किसने भाग लिया। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई, उसमें कौन कौन से वर्ग के लोगों ने भाग लिया। तो देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक, कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। यानी
ग्रामीण इलाकों में भी सबने अवज्ञा आंदोलन को बहुत अच्छे तरह से समर्थन मिला, लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें गुजरात के जो पाटीदार वर्ग के लोग थे और उत्तर प्रदेश के जो जाट थे वो भी आंदोलन में मुख्य रूप से सक्रिय थे। क्योंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सबने अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। मतलब ये हुआ कि जो अमीर समुदाय या व्यापार से जो संबंधित थे वो टेंशन में, अवसाद मतलब टेंशन होता है यानी चिंता, वो गिरती कीमतों से भी, एक तो उनका जो व्यवसाय था, वस्तुओं का दाम गिरा था, उनका इनकम कम रहा था, फिर भी वह टेंशन में थे या चिंता में थे, फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। फिर भी यानी वो अपना घाटा करके भी इस आंदोलन को क्या किए थे, समर्थन किए थे। अगला है, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। जिस समय स्वदेशी वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इस आंदोलन का भी भाग था। तो जो उद्योगपति थे वह क्या किए थे कि देश से बाहर से जो आयातित जो आने वाले वस्तु था उसको खरीदना बंद कर दिया, यानी जो आयात हो रहा था जो भी वस्तु उसको खरीदना और बेचना बंद कर दिया। और क्या किया, इसके अलावा वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जिससे आंदोलन को तीव्र किया जाए, आंदोलन को सहायता मिल सके। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया, यानी औद्योगिक श्रमिक वर्ग भी इसमें शामिल थे। उद्योगपति, श्रमिक, है ना, व्यापारी, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। उसके अलावा रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर्स, रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने, खनिज में जो काम करने वाले थे श्रमिक, विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। यानी इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगभग सभी वर्ग के लोगों ने क्या किया, इसमें भाग लिया और आंदोलन को आगे तक मतलब उसको तीव्र किया। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी घटना हुई थी? तो पहला है, देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, यानी नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून क्या किया गया? नमक कानून को तोड़ा गया। इसका शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी में जाकर के सबसे पहले की। उसके बाद देश के विभिन्न भागों में नमक कानून को क्या किया गया? उल्लंघन किया गया, यानी तोड़ा गया। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यानी विदेश से जो आने वाले थे वस्तु, खास करके ब्रिटेन से, उसका बहिष्कार किया गया। लोग, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वह उसको खरीदने बेचना मना कर दिए, छोड़ दिए। जो यहाँ पे भारतीय नागरिक थे वह विदेशी वस्तु को खरीदना छोड़ दिए, यानी बहिष्कार किया गया विदेशी वस्तुओं का। शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब यानी इसको भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया, बहिष्कार किया गया। यानी महात्मा गांधी खुद जो है नशाखोरी के खिलाफ थे और वो नशाखोरी को अच्छा नहीं मानते थे, यानी नशा पान को अच्छा नहीं मानते थे। तो इसमें शराब की दुकानें, जो नशा का जो भी दुकान था इससे संबंधित, उसको बहिष्कार किया गया, उसको तोड़ फोड़ करके उसको नष्ट किया गया। वन कानूनों का उल्लंघन, यानी इसमें जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग थे वो वन से संबंधित जो ब्रिटिश कानून था वो आदिवासी जो है इस आंदोलन के तहत वन कानून का भी उल्लंघन करके इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। ये जो भी हम पॉइंट बोल रहे हैं उस सबको लिखते जाइएगा,
ये ऑब्जेक्टिव में भी सहायता करेगा और सब्जेक्टिव जो आंसर राइटिंग है उसमें भी आपको सहायता करेगा। इसको लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आगे हमेशा जब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा यही सब आता है हिस्ट्री से, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। इसलिए एक एक बात को आपको जैसे समझा रहे हैं नोट डाउन करना है, एक एक पॉइंट को, और वीडियो को ध्यान से देखना है। एक बार में समझ में आए दोबारा देखना है और पॉइंट को लिखना है। सप्ताह में 1-2 दिन रिवीजन कर लेना है। के बाद है कांग्रेस नेताओं का हिरासत में लिया गया, यानी जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो ब्रिटिश सरकार के उसमें क्या क्या, फिर वो क्या क्या किया इस आंदोलन के को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो अंग्रेज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो क्या क्या किया। तो ये जो है कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया। निर्मम दमन, यानी जो भी सैनिक या सिपाही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी सैनिक थे या जो सिपाही थे उनको फ्री छूट दे दिया गया था कि जो भी आंदोलनकारी है उनको मार पीट करके चाहे जैसे भी हो इस आंदोलन को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, स्थगित करा दिया जाए, उस यानी आंदोलन को दमन कर दिया जाए। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर भी आक्रमण किया गया। जो आंदोलनकारी जो शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पे बैठे थे, यानी शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही थे, जो शोर शराबा नहीं कर रहे थे, उत्पात नहीं मचा रहे, शांति से बैठ कर के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, उन पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, सिपाहियों द्वारा क्या किया गया, आक्रमण कराया गया, मारा पीटा गया। महिलाएं और बच्चों को भी पिटाई की गई। यानी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सिपाही था वह महिला और बच्चों की भी पिटाई करते थे इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। और लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पूरे भारत में इस आंदोलन को कुचलने के लिए लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया गया। और इसमें से बड़े बड़े नेता, उसके बाद सत्याग्रही, महिला, बच्चे, पुरुष, सभी वर्ग के लोग थे जिन्हें गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया गया, ताकि सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाए, दबा दिया जाए। इस आंदोलन से इस सबने अवज्ञा आंदोलन से ब्रिटिश बहुत घबरा गया था कि अब ये सारा भारतीय नागरिक जो है एकजुट हो रहा है और इसका जो बहिष्कार करने का तरीका है वो अलग अलग हो रहा है, यानी सभी क्षेत्रों में हो रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा घबराई थी और अपना जो भी जो साधन था उसका उपयोग करके इस आंदोलन को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किया था। अब आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने की प्रतिक्रिया, यानी क्या क्या रिएक्शन हुआ इसमें। लोगों और औपनिवेशिक सरकार, यानी यह भारतीय नागरिक की बात हो रही है। तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू किया, यानी भारत में जो ब्रिटिश कानून था उस कानून को तोड़ना शुरू कर दिया लोग। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरी ताकत से जितना निर्ममता हो, मार पीट कर जेलों में बंद करके, जितना भी दमनकारी नीति था उसको अपना करके इसको क्या करना चाह रही थी, इस आंदोलन को दबाना चाह रही थी, यानी कठोरता से काम लिया है। इसमें मारना पीटना और उसके बाद प्रताड़ित करना, उसके बाद जेलों में बंद कर देना, बहुत सारे यातना भी दी जाती थी प्रदर्शनकारियों को, और इसको कठोरता से इसको खत्म करने के लिए उस पर काम किया। उसके बाद हजारों जेल गए, बहुत लाखों लोगों को क्या किया गया, हजारों लोगों को जेल में भेजा गया, लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। गांधी जी को कैद कर लिया गया, गांधी जी को भी नहीं छोड़ा। इस आंदोलन के तो जो लीडर थे गांधी जी ही थे, और गांधी जी को भी क्या किया, तो उनको भी गिरफ्तार किया और गांधी जी
हमेशा सत्य और अहिंसा पर चलने वाले और शांतिपूर्ण ढंग से ये क्या करते थे, आंदोलन करते थे। और गांधी जी को भी क्या कर दिया गया, पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। अब यह इतना आंदोलन आगे बढ़ चुका था, सबने अवज्ञा आंदोलन, कि इसमें आम जनता भी उत्साहित होकर के देश हित को देखते हुए इसमें क्या करने लगे कि इसमें बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लेने लगे। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट और घबराई। जितना अधिक नागरिक इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना ही परेशानी में जाता हुआ दिख रहा था। सबने, अब अगला जो टॉपिक है, सबने अवज्ञा आंदोलन की विशेषता, यानी क्या क्या विशेषता है, सबने अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या क्या है, इसमें क्या क्या खूबी है, क्या क्या हुआ था। तो इस बार, यानी ये जो इस बार जो आंदोलन हुआ, जो सबने अवज्ञा आंदोलन, इससे पहले बहुत सारा आंदोलन हुआ जो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। गांधी जी को आंदोलन को ख़त्म भी करना पड़ा, जैसे असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। बहुत सारे आंदोलन हुए, कुछ में थोड़ा बहुत सफलता मिली, लेकिन ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन था, उसमें क्या था कि इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। इस पर का जो सबने अवज्ञा आंदोलन था, वह सिर्फ असहयोग पर नहीं था, असहयोग पर नहीं था। असहयोग आंदोलन में था कि सिर्फ हमें क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग नहीं करना है किसी भी स्तर पर। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या होगा, खुद ब खुद छोड़कर भारत जाएगा या हमें सत्ता सौंप देगी, हमें आज़ाद करा देगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो उससे और आगे बढ़ करके असहयोग के साथ साथ क्या किया गया कि औपनिवेशिक कानूनों का क्या किया गया, उल्लंघन। यानी जो ब्रिटिश कानून था भारत में, उसको भी तोड़ा जाने लगा, जो जिस तरीके से हो। और देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। नमक कानून भी तोड़ा गया और सरकारी जो नमक कारखाना था, जहाँ पे नमक बनाया जाता था, उसके सामने प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। और देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून को तोड़ा गया था और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, यानी जितने भी व्यापारी वर्ग थे वो दूसरे देशों से, खास करके ब्रिटेन से आने वाले सामानों को खरीदने बेचने से मना कर दिया। और जो यहाँ वस्तु पहले से थी भारत में, वहाँ भारतीय नागरिकों ने उस वस्तुओं को खरीदने से मना कर दिया, यानी बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। यानी किसान जो है, उन किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, लगान लिया जाता था वो, और चौकीदार जो चौकीदारी कर हुआ उस समय देना पड़ता था, वो दोनों जो है सो देने से मना कर दिया गया, यानी उसका विरोध किया गया। टैक्स देने से क्या किया गया, विरोध किया गया। उसके बाद है वनों में रहने वाले लोगों ने, वनों में रहने वाले लोगों ने, यानी ये एसटी वर्ग के जो आदिवासी समुदाय थे, आदिवासी समुदाय के जो लोग थे, वो भी वन कानून का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, अधिकतर वो पठारी और जंगली वनों में रहते थे, और वहाँ पे ब्रिटिश जो है कानून बना के रखा था, वन कानून बना के रखा था। तो उस कानून को यहाँ के जो आदिवासी थे, इस आंदोलन के अंतर्गत वन कानून को भी तोड़ना आरंभ कर दिया था। यानी हर तरह से हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए थे। पूरे भारत एकजुटता के सूत्र में बंधते जा रहे थे। अब है सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, यानी इसमें महिलाओं को भी काफी भूमिका रही इस आंदोलन में। और इससे क्वेश्चन आता भी है कि सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो अच्छा से पॉइंट को देखिएगा, औरतों की, महिलाओं की क्या भूमिका थी, देखते हैं। तो औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। यानी गांधी जी ने जिन्हें नमक सत्याग्रह किया था, नमक कानून को भंग किया था, उसमें
महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, गांधी जी का साथ दिया था, उनके साथ था, साथ साथ सभी जो महिलाएं थी। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से निकल जाती थी। यानी गांधी जी जिस रास्ते से गुजरते थे नमक आंदोलन के समय, जिस समय वो पैदल मार्च कर किए थे, तो जिस गली से, जिस रोड से, जिस मोहल्ला से गुजरते थे पैदल, घर की सारी महिलाएं बाहर आकर के महात्मा गांधी को सुनती थी, देखती थी और उनसे प्रेरित होकर के इस आंदोलन में क्या करती थी, भाग लेती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, यानी महिलाओं की बात हो रही, महिलाओं जो थी वो जुलूस में भी भाग ली, नमक भी बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के पिकेटिंग भी की। यानी जुलूस में भी भाग लिया, नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक कानून बनाया, उसको तोड़ा भी गया, और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया। और यहाँ पे जो शराब की दुकानें थी भारत में, जो विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकानों को नष्ट किया गया। और क्योंकि उस समय भारतीय जो पुरुष थे नशाखोरी के भी शिकार थे, क्योंकि उस समय भारतीय पुरुषों में यानी भारतीय लोगों में शिक्षा के प्रसार की कमी थी, जिसके कारण वो नशाखोरी का क्या हो गए थे, आदि बन चुके थे। इससे घर की माली स्थिति खराब हो चुकी थी, औरतें परेशान रहती थी, घर की महिलाएं, तो वो शराब के जो दुकानें थी उस सबको नष्ट करना शुरू कर दी थी। उसके बाद है कई महिलाएं जेल भी गई। यानी इस आंदोलन के क्रम में जो ब्रिटिश थे वो महिलाओं को क्या किया, पकड़ करके जेलों में भी बंद किया गया, कैद किया गया। और ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं थी वह राष्ट्र की सेवा के लिए वह सब अपना सबसे पवित्र दायित्व माना। ठीक है, इस तरह से महिलाओं ने सबने अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपना बहुत समर्थन किया, हर तरह से समर्थन किया, और हर तरीके से हर जैसे नमक कानून तोड़ा गया, जुलूस भी निकाली, उनको महिलाओं को जेल में भी भेजा गया, शराब की दुकानों को महिलाओं के द्वारा नष्ट भी किया गया। यानी हर तरीके से महिलाओं ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। ये दोनों ही एक थोड़ा सा मिलता जुलता आंदोलन था, असहयोग आंदोलन भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, जिससे बाद में गांधी जी को स्थगित किया गया चौरी चौरा कांड के कारण। उसके बाद फिर 1930 में नमक कानून को तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा शुरू हो जाती है। मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है 1930 से। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या था, तो दोनों में अंतर क्या था कि असहयोग जो आंदोलन था उसका लक्ष्य जो था स्वराज था। स्वराज मतलब अपना राज। अपना राज का कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी कानून व्यवस्था है वो जो बनेगा भारत में उसमें हम भी शामिल हो, कानून व्यवस्था बनाने में हम अपना कानून अपने तरीके से बनाएंगे। लेकिन वहाँ आजादी, पूर्ण आजादी यानी पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, अंग्रेजों से को भगाने की बात नहीं थी, वो अपना राज की केवल बात हुई थी। किसमें? असहयोग आंदोलन में। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई तो उसमें स्वराज की जगह क्या मांग की गई? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मांगी गई, यानी लोगों में पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वह तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो इससे प्रेरित हुए कि नहीं, हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसका जो पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में, ये जो है पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का। अभी हम लोग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी? पारित हो गई थी। उसके बाद है असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। यानी असहयोग आंदोलन जो था उसमें कानून को तोड़ना नहीं था, है ना, कानून को उल्लंघन करने की बात नहीं थी। इससे हम कानून के अंतर्गत रह करके, कानून के अंदर में रह करके हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून तोड़ने से ही स्टार्ट यह आंदोलन हुआ, तो वो भी गांधी जी के द्वारा कानून तोड़ने के साथ ही आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इस तरह से यह
जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, बेसिक अंतर यही 2 पॉइंट है, इसको याद रखना है, लिख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि दोनों आंदोलन में क्या क्या अंतर था, तो ये 2 बात आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या लिमिटेशन थी, यानी सीमाएं क्या क्या थी, कहाँ तक यह सही था, कहाँ तक ये हुआ था, यानी इसकी सीमाएं क्या क्या थी। तो अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, अनुसूचित जनजाति यानी जो एससी वर्ग के लोग थे, अनुसूचित जनजाति की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी की थी। यहाँ पे कांग्रेस का कमी था, जो उस समय कांग्रेस के लोग थे, नेता थे, उनका यह बहुत बड़ा कमी था कि जो एससी वर्ग के लोग थे, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनके हितों को इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया, जिसके कारण इस आंदोलन में एससी वर्ग के जो लोग थे वह बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले, इसका अनदेखी किए, उनमें उत्साह नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे कांग्रेस की कमी कही जा सकती है, यानी उस समय की जो नेता थे उनका यह कमी था कि हमें सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए था, ताकि ये लोग भी आंदोलन में शामिल हो और भारत को आज़ाद दिलाने में अपना पूर्ण रूप से समर्थन देकर आज़ाद कराते। तो यहाँ पे भारतीय नेताओं का थोड़ा कमी दिख रही है कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जाति के लोगों क्या किए थे, अनदेखा किए थे। दूसरा, मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं देखा गया था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस जो है क्या किया था कि हिंदू महासभा और हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। यानी इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय के थे वो भी उत्साह नहीं था। कारण था कि उस समय के जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस के, जो बड़े बड़े नेता थे, वह एक विशेष धार्मिक संगठन यानी हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगे थे, जो मुस्लिमों को अच्छा नहीं लगा। उन मुस्लिमों का साथ सोचना तो होगा कि ये किसी विशेष धर्म या जाति के ओर आकर्षित हो रही है, तो इसके कारण हमें ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्या हुआ था कि मुस्लिम वर्ग जो है इसमें सही से क्या किए थे, इंटरेस्टेड नहीं थे और इसमें कोई उतना खास उत्साह नहीं रखे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो 2 वर्ग इसमें उनको जो है इसमें उतना उत्साह नहीं देखा गया। तीसरा, दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था, यानी ये जो एससी वर्ग के लोग थे और ये जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे, ये दोनों जो है क्या हुआ था, संदेह हो गया था, अविश्वास हो गया था अपना ये जो कारण था, बहुत जो इनको अनदेखी किया गया, यानी एससी वर्ग के जो लोगों को हित का अनदेखी किया गया। उसके बाद ये विशेष वर्ग यानी हिंदू संगठन की ओर आकर्षित होने लगा, जिसके कारण दोनों समुदाय जो है इनके बीच क्या होने लगा कि संदेह और अविश्वास का माहौल बन गया। अब है 1920 की पूना संधि, पूना पैक्ट, इसको क्या बोलते हैं, पूना की संधि, 1932 पूना पैक्ट जो है, जो पूना की संधि हुई थी, वह मुख्य रूप से एससी वर्ग या जिसे दलित वर्ग कहते हैं उनको प्रांतीय जो निर्वाचन था, केंद्रीय जो विधायी परिषद का जो निर्वाचन हुआ था, उसमें उनको आरक्षण देने के विषय पर यह क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और यह समझौता जो है सो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना में हुआ था 1932 ईस्वी में। क्या हुआ था, क्या क्या समझौता था, उसको देखते हैं। तो इसमें क्या था कि 1932 का जो प्रावधान था उसमें दलित वर्ग यानी जिसे दलित वर्ग या अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं, उनके लिए
प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई, यानी समझौता के अंतर्गत उनको सीट में आरक्षण मिला। लेकिन जो मतदान की जो प्रक्रिया थी, जो निर्वाचन के लिए मतदान की जो प्रक्रिया थी, वह समान नहीं था। यानी जैसे लोग मतदान की प्रक्रिया करते हैं उसी समान था। उनके लिए मतदान के लिए विशेष अलग से व्यवस्था नहीं थी, मतदान की प्रक्रिया समान था। लेकिन उनको प्रांतीय और केंद्रीय जो विधायी परिषद का जो इलेक्शन था, जो चुनाव होता था, उसमें आरक्षण मिल गई थी, यानी सीटों को आरक्षित कर दिया गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी इससे जो संबंधित जो लोगों में सामूहिक अपनेपन का जो भाव था भारतीय लोगों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला जो हमारा वीडियो होगा इसके आगे होगा, जो हमारा पार्ट 5वां होगा। आज पार्ट 4 पढ़े हैं, और सभी लोगों से अपील है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना तैयारी अच्छा कीजिए। और अगले मंथ यानी नवंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, क्वेश्चन आंसर राइटिंग, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो जो मैराथन है, उस पर वीडियो बनेगा, उस पर पढ़ाया जाएगा। मैराथन क्लास चलेगा सभी विषय का, और क्वेश्चन आंसर राइटिंग पर हम लोग अगला मंथ है फर्स्ट वीक से शुरू होगा, उसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को खुद से कराया जाएगा। ये नहीं कि आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, आप पढ़िए, आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्योंकि किताबी भाषा और गेस का जो भाषा है वो अलग अलग होता है। एग्जामिनर उसको चेक समझ जाते हैं कि बच्चा कहाँ से पढ़ के लिखा। अपना लैंग्वेज में, अपने भाषा में क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, आप लोग लिखिएगा, और उसी को पढ़ करके, याद करके, उसी को तैयारी करके एग्जाम में लिखना, इससे आपको काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए आज यही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में इस टॉपिक को देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।